आपके पास ही मंगाते हैं ऑनलाइन हेलो नमस्कार जोहार दोस्तों, एक बार फिर से 31वें आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन के एक और व्लॉग में और नया पार्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि कैसे राजकुमार जी रोहत और उमेश जी दामोर अपनी आदिवासी संस्कृति और पारंपरिक वेशभूषा के साथ सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। और इसके बाद लगभग शाम की 4 बज चुकी थी और उस समय भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। उस कारण से सब लोग इधर उधर बिखर गए और हमारे साथ जो हमारे साथी थे वो भी कहीं इधर उधर गुम हो गए। तो अभी हम उनको ढूंढ रहे हैं और अभी लगभग शाम की 4-5 बज गई है। सम्मेलन में सम्मिलित होने के बाद उमेश जी दामोर, राजकुमार जी रोहत भी जो आदिवासी संस्कृति से संबंधित यहाँ शॉप वगैरह लगी हुई है वहाँ कुछ न कुछ खरीदारी करने और देखने के लिए गए हुए। तो अभी उनको भी ढूंढेंगे कि वो क्या खरीदारी करते हैं, वो आपको दिखाएंगे। और हमारे दोस्तों को भी ढूंढना है कि वो कहाँ है, तो अभी हम उनको ढूंढ रहे हैं। चलो वीडियो के साथ बने रहिए। आगे फिर सबको ढूंढते ढूंढते हमें हमारे दोस्त तो मिले नहीं, लेकिन अभी फाइनली राजकुमार जी रोहत और उमेश जी दामोर हमें मिल गए हैं, जो कि भारत के अलग अलग राज्य से आए हुए आदिवासी भाइयों से मिल रहे हैं। और अभी चारों ओर उमेश जी और राजकुमार जी के साथ सेल्फी और फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। आप देख ही सकते हो, इधर उमेश जी के साथ लोग फोटो खिंचवाने में व्यस्त हैं, तो इधर राजकुमार जी रोहत के साथ। आगे फिर सेल्फी का दौर खत्म होने के बाद अभी उमेश जी दामोर इधर आदिवासी संस्कृति से संबंधित जो दुकानें वगैरह लगी हुई है सम्मेलन में, वहाँ कुछ खरीदारी करने के लिए जाने वाले हैं। तो चलो वीडियो के साथ बने रहिए, आगे आपको दिखाते हैं कि उमेश जी दामोर क्या क्या खरीदारी करते हैं यहाँ पर। आपके पास ही मंगाते हैं ऑनलाइन उनसे ऑर्डर करवाऊंगा। देखो भाव कम नहीं होगा इनके अंदर। कुछ ही देर में एक बार फिर से सेल्फी का दौर वापस शुरू हो गया। अभी यहाँ पर कुछ भिल प्रदेश के साथी मिल गए जो कि उमेश जी दामोर के साथ सेल्फी खिंचवाने में व्यस्त हैं। और आगे फिर यहाँ पर हमें एक और एमएलए मिल गए हमारे दरियावा से थावरचंद जी दामोर, तो अभी लोग इनके साथ भी सेल्फी खिंचवाने में व्यस्त हैं। और दोनों एमएलए मन ही मन में सोचते हैं कि आज तो पूरा दिन भर सेल्फी खिंचवाने का दौर ही चलने वाला है लगभग। आगे फिर उमेश जी दामोर के साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों की ज़्यादा भीड़ लग गई थी, तो हम तो वहीं पर उनको छोड़कर इधर आगे आ गए। आगे फिर हमें यहाँ पर भारत के कुछ अलग अलग राज्य से आए हुए आदिवासी भाई बहन जो कि हाथ में सेव हसदेव बचाओ का पोस्टर लेकर छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े जंगल हसदेव अरण्य, जो कि अभी कोयला खनन की आड़ में काटा जा रहा है, उसे बचाने के लिए यहाँ पर आदिवासी भाई बहनों और पूरे भारत देश के लोगों को जागरूक कर रहे थे। तो हम भी उनसे मिले और हमने भी सेव हसदेव का सपोर्ट किया और उनके साथ बातचीत की। तो हमने एक भाई से भी पूछा कि हसदेव को बचाना क्यों ज़रूरी है और इससे मानव जीवन को क्या खतरा है और छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल का महत्व क्या है। तो आगे वीडियो के साथ बने रहिए। ये हाथ में सेव हसदेव का पोस्टर लिए आदिवासी भाइयों ने पूरे मानव जगत के लिए क्या संदेश दिया, आगे आपको दिखाते हैं। हम लड़ेंगे जोरों से, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हसदेव बचाओ, आदिवासी बचाओ, हसदेव बचाओ, आदिवासी बचाओ, जंगल बचाओ, आदिवासी बचाओ, प्रकृति बचाओ, आदिवासी बचाओ, जीवन बचाओ, आदिवासी बचाओ। आप लोग भले ही छत्तीसगढ़ तक नहीं जा सकते, लेकिन हमेशा आदिवासी को सपोर्ट कीजिए, हैशटैग करिए सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी आदिवासी को सपोर्ट कीजिए और छत्तीसगढ़ को सपोर्ट कीजिए। सभी लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसके लिए अकेले आदिवासी लोगों ने नहीं जंगल बचाना का रखा है। आप सभी लोगों से निवेदन है, सभी धर्म जाति सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि आप लोग छत्तीसगढ़ से जो जंगल कट रहे हैं, आदिवासियत जो इंसानियत को ख़त्म कर रही है, उससे आप मदद कीजिए। जंगल रहेगा तो ही जीवन रहेगा। जय आदिवासी, जय जोहार। धन्यवाद भैया। आगे फिर इस भैया से मिलने के बाद हम और थोड़ा आगे चल देते हैं, जहाँ पर हमारे कुछ और आदिवासी भाई बहन छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य जंगल को बचाने के लिए हमारे आदिवासी भाई बहनों और पूरे भारत के लोगों को जागरूक कर रहे थे। तो दोस्तों, आप भी छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य जंगल को बचाने के लिए सपोर्ट कीजिएगा सोशल मीडिया के माध्यम से। दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ तो नहीं जा सकते, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को तो जगा सकते हैं। और आगे देखिए दोस्तों, कैसे ये हमारे आदिवासी भाई बहन
भारत के अलग अलग राज्यों से आए लोगों को छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य जंगल को बचाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो वो एडवांस फॉर्म में जाएगा और बताएगा आपको कि देश 4 पिलरों पे खड़ा है। कौन कौन से? पहला लेजिस्लेटिव सोर्स, थोड़ा इंग्लिश वर्ड होगा, हिंदी में ट्रांसलेशन करूंगा, समझ लेगा। पहला होता है लेजिस्लेटिव वर्ड, यानी क्या आपका जो विधानसभा लोकसभा जिसको आप बोलते हैं वो, बराबर। दूसरा लेग होता है, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी, उसमें आता है आईएएस से सचिव से लेके क्लर्क तक का एक छोटा छोटा गवर्नमेंट का बंदा। तीसरा लेग होता है वो जुडिशरी सिस्टम का, वो पूरा कोर्ट कचहरी वाला अपना पूरा लेग होता है। और इन तीनों के बाद एक साइलेंट लेग होता है, इसको बोलते हैं मीडिया। अभी ये जो पहला लेग है उसका काम है नियम बनाना, किसके लिए? नीचे रह रहे आप सभी लोगों के लिए पॉलिसी बनाना। उसको एग्जीक्यूट करना किसको रहता है? ये गवर्नमेंट कर्मचारियों को, बराबर। और तीसरा होता है, अगर ये इसने नियम बनाया, इसने नियम अप्लाई किया और लोग नीचे बैठे सबको क्या सेटिस्फाई नहीं हुए तो वो विरोध करेंगे। एक बार आप जैसे अभी प्रोटेस्ट कर रहे हो उस तरीके से आपको सभी को समझाया जाएगा कि आप प्रोटेस्ट करके वो कर रहे हो, ये कर रहे हो, बराबर। फिर भी ना माने तो क्या ऑप्शन बचता है आपके पास? जुडिशियरी सिस्टम, बराबर। ये लोग नीचे आप सब बैठे हो, वो जाओगे कोर्ट कचहरी में, बराबर। वो ध्यान देगा, ये पॉलिसी मेकर के ऊपर भी एक्शन ले सकता है और उसकी भी सुनेगा, ये एग्जीक्यूट करने वाले को भी, बराबर। और इससे भी मीन्स इन सब के बीच में ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए मीडिया होता है, बराबर। इन चारों लेगों को क्या बोलते हैं? इंग्लिश लॉ सिस्टम। तो क्या देश सिर्फ एक ही सिस्टम से चलता है? नहीं, संविधान से पहले भी देश या आपके गांव चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे? चल रहे थे। तो वो कैसे चल रहे थे? तो कभी आर्टिकल 13 पढ़े हो? नहीं, हम पढ़े लिखे ही नहीं तो कैसे हमको पता चलेगा? आर्टिकल 12 से लेकर 35 आपके फंडामेंटल राइट्स है, बराबर। उसको मांगना नहीं पड़ता, जैसे ही संविधान अप्लाई किए आप, वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है। तो अभी जो आपकी जो पुरखाई व्यवस्थापन थी, जिसको आपके एरिया में क्या बोला जाता है? पाटिल कारबार। तो वही आपको फिर से जिंदा करना है, वही आपको बचाएगा। बाकी ये इंग्लिश लॉ सिस्टम में आप बने तो समझ लो ये कायदे कानून में आपके लिए कुछ नहीं है। कोई आपको समझाएगा पैसा, कोई आपको लैंड एक्वाइजेशन समझाएगा, पर क्या आपको वो बचा रहा है? तो अगर 70 साल में ये हालत हुआ तो बाकी बची कुछ जो लैंड है वो बचा पाओगे आप जुडिशरी सिस्टम में? नहीं ना। तो पहले चेक करो, जितना अपने इंग्लिश लॉ सिस्टम में बोला, क्या ये सारी व्यवस्था अपन अपने कस्टमरी लॉज में है कि नहीं है? इसमें मतलब पॉलिसी मेकर जो है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, वो हमारी पंच प्रणाली में है। ये दादा अपने नियम बना सकते हैं? पाटिल है ना यहाँ के, दादा नियम बना दे ना। उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? हम सब आज इकट्ठा हुए वो ना, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी भी आ गई उसके अंदर। आगे फिर हम हमारे बिल प्रदेश के कुछ और साथियों से मिले जो हाथ में सेव हसदेव का पोस्टर लिए छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य जंगल को बचाने के लिए लोगों का सपोर्ट कर रहे थे। और आगे फिर लगभग शाम की 6 बज चुकी थी और लगभग अंधेरा भी होने वाला था। इतनी देर में हमें एक बार फिर से उमेश जी दामोदर मिल गए, जो एक बार फिर से लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाने में व्यस्त नजर आए। और फिर आगे हम भी दिन भर से बहुत थक गए थे और हमने रात के सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे नहीं और हम बस में जाके सो गए। तो चलो दोस्तों, इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे नए ब्लॉग में कुछ और नया लेकर।